औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज जो है हमारा जेईसी का सेकंड क्लास है। पिछले हफ्ते लास्ट संडे को आपने देखा होगा कि हमारी जो है एक इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी। जेईसी के लिए जो है एक इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी और हमने डिस्कस किया था कि ये पूरा साल जो है आने वाले क्लासेस में हम क्या क्या टॉपिक्स लेंगे और वो टॉपिक्स को जो है हमने जो सिलेक्ट किया है उसकी वजह क्या है और हम क्यों चाहते हैं कि ये टॉपिक्स के ऊपर आप जो है अपनी स्टडी करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है पिछले हफ्ते बात समझ में आई होगी और कोई कुछ डिफिकल्टी नहीं रही होगी। अगर कुछ डिफिकल्टी है तो आप मुझे इस आज की क्लास के आखिर में जो है क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में जो है आप पूछ सकते हैं। तो अगले हफ्ते का जो क्लास होगा इंशाअल्लाह, तो उसका फ्लो मैं जरा आपको बता दूं। आज जो है हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे और फिर कुछ सवाल जवाब अगर आपके हो तो उसको एड्रेस करेंगे। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह प्रोग्राम की नौयत कुछ अलग होगी, जिसमें जो है शुरू में एक 7-8 मिनट जो है दर्स कुरान होगा, जिसे जो है आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट जो है प्रेजेंट करेगा और हर हफ्ते ऐसे चलता रहेगा। फिर जो है मेन टॉपिक पे हमारा डिस्कशन होगा और उसके बाद जो है आखिर में कोई एक किताब पे, छोटी सी किताब पे जो है बुक रिव्यू किया जाएगा। वो भी आपके तरफ से ही होगा, बच्चों की तरफ से ही होगा। आपको जो है एवरी वीक किसी ना किसी की बारी रहेगी जहाँ पे आपको जो है दर्स कुरान और बुक रिव्यू प्रेजेंट करना है। तो आज का टॉपिक जो है हमने लिया है वो है अदल व किस्त। ये इस साल का जो है फर्स्ट टॉपिक है अदल व किस्त। तो हम आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली ये अदल व किस्त है क्या। अदल व किस्त जो इंसाफ जस्टिस कहते हैं, ये सुनने में और समझने में जो है बहुत ही आसान सा लफ्ज लगता है इंसाफ। अगर किसी को पूछा इंसाफ क्या है, जस्टिस क्या है, तो कहेंगे कि किसी को किसी का हक दे दें या किसी के साथ कुछ ज्यादती हो रही तो उसको उसके साथ जस्टिस करें। तो ये बहुत ही एक छोटा नजरिया हमारे सामने है इंसाफ का, अदल व किस्त का। तो हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर यानी हर फील्ड में नाइंसाफी हो रही है, नजर आ रही है, मगर उस पर सीरियस कोई नहीं है। मतलब इतनी नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, मगर इसके ऊपर जो है कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं कि दुनिया में ज्यादती हो रही है तो क्यों हो रही है और उसका हल क्या है, उसका सोल्यूशन क्या निकालना है। हर एक जो है अपने लाइफ के कंफर्ट्स में जो है आराम से जी रहा है। उसे लग रहा है कि किसी और के साथ नाइंसाफी हो रही है, मुझे क्या करना है, मेरी जिंदगी तो ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। खुद पर जब नाइंसाफी जब होती है तो वो अदालतों में भागता है, किसी और के पास भागता है, मदद के लिए जाता है। फिर नाइंसाफी होती, इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर वो मायूस होकर चुप बैठ जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो है यही चल रहा है। एक तरफ जुल्म ज्यादती हो रही है, उनका बोलबाला है, और जो मजलूम मासूम और जो बेगुनाह है वो जो है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है और इसी मायूसी में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। तो क्या किसी की जिम्मेदारी नहीं है या किसी का जो है ड्यूटी नहीं है कि इन चीजों को ठीक करें? अगर किसी की ड्यूटी है तो वो कौन लोग हैं जो इस ड्यूटी को पूरा करेंगे? ये ड्यूटी किसको असाइन की गई है, इसके ऊपर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। और इंसाफ जो है इस्लाम के पर्सपेक्टिव में इंसाफ क्या होता है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले हम दुनिया के तमाम अलग अलग जो नाइंसाफियां हैं उनमें से कुछ चीजों पर जो है बात करेंगे, उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। आप देखो कि दुनिया के अंदर जो है इंसान है, इनमें फर्क क्या है? यानी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है इंसानों को जो बनाया है सबसे अफजल मखलूक है, अशरफुल मखलूकात कहते हैं, जो वो है इंसान है। और अगर एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है तो आप सोच कर देखिए कि एक मखलूक अल्लाह की दूसरे मखलूक पर जुल्म कर रही है।
जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम इंसानों को जो है आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की जो है औलाद बनाया है, और इक्वल है। हर इंसान जो है अल्लाह की नज़र में बराबर है, और अल्लाह की नज़र में अगर इंसानों में अगर फर्क अगर है तो वो है उसके तकवे की बुनियाद पर, उसकी पायटी के बुनियाद पर, ना कि उसके रंग रूप और उसके साइज या क्लास रेस रीजन। इसकी बुनियाद पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के आगे जो है इंसानों के अंदर डिफरेंस नहीं है। हर इंसान बराबर है, हर इंसान इक्वल है। अगर डिफरेंस है तो सिर्फ एक चीज पर, वो है तकवा जो पायटी कहते हैं, उसके बेसिस पे अल्लाह की नजर में डिफरेंस है। अब दुनिया के अंदर जो नाइंसाफी हो रही है, इसको ठीक भी करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है हमें गाइडेंस दिया है, कुरान दिया है और रास्ता बताया है, रहनुमाई की है, और एक पर्टिकुलर ग्रुप को जो है ड्यूटी दी है, असाइन किया है कि आपका काम होगा जो इस दुनिया के अंदर बुराई है उसे रोकना और भलाई की तरफ लोगों को ले आना। तो सूरह अल इमरान की जो है तीसरी आयत जो है, सॉरी सूरह अल इमरान जो तीसरा चैप्टर है कुरान का, उसकी 110वीं आयत में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यू आर नाउ द बेस्ट पीपल ब्रॉट फॉर्थ, ओके, फॉर मैनकाइंड। यानी मुसलमानों से खिताब किया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि पूरे तमाम दुनिया के लोगों के लिए जो है आप जो है खैर उम्मत है, आपको जो है अपॉइंट किया गया है, आप खैर उम्मत है। यू आर द बेस्ट पीपल, यानी मुसलमानों का जो रुतबा जो है, जो पोजीशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है इस दुनिया में जो बनाई है, यानी जो रुतबा मुसलमानों को दिया है, वो मामूली नहीं है। यानी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आप जो है अपॉइंट किए गए हैं कि खैर उम्मत है, आप दुनिया के तमाम लोगों में से जो है बेस्ट पीपल हो, बेस्ट ऑफ द पीपल आप हो। और आपका काम क्या है? यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरबिड व्हाट इज रॉन्ग। यानी खैर उम्मत सिर्फ इसलिए नहीं बनाया है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो हम खैर उम्मत हैं। नहीं, उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां आती है। जब आपको जो खैर उम्मत की जब जिम्मेदारी दी गई है, आपको जब अपॉइंट किया गया है कि आप खैर उम्मत है, तो वो इसलिए नहीं कि आप सिर्फ नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, कलमा पढ़ोगे, इसके बुनियाद पे नहीं, बल्कि उसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां जो है इसमें जुड़ जाती है, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करना जो है हमारी ड्यूटी बनती है। हम आज देखेंगे कि हम मुसलमानों की हालत भी ऐसी होगी, हम दूसरी कौमें जिस तरह से उसी हाल में और उसी तरीके से जी रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना है, हम इसलिए अपने आप को मुसलमान समझते हैं कि हम अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, आखिरत पर ईमान रखते हैं, और जो है नमाज, रोजा, ज़कात, इन सारे फराइज को हम पूरा करते हैं। तो हम समझते हैं कि हम अल्लाह के जो है नेक बंदे बन गए। मगर जो जिम्मेदारी हम पर दी गई, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खैर उम्मत के साथ जोड़ दी गई, हमारा उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो हमारी कम से कम इतनी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है बताई है सूरह अल इमरान के आयत नंबर 110 में, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमें खैर उम्मत बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, और हमारा काम क्या होगा, तो हम इस पर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह सबसे पहले देखते हैं कि अदल किस्त जो है, इंसाफ या जस्टिस होता क्या है। अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज में बात करें कि जस्टिस का माने क्या है, तो कोई भी इंसान ये कहेगा कि जस्टिस यानी इंसाफ है, यानी किसी को किसी का हक देना। यानी दो गिरोह के बीच में झगड़ा चल रहा है या दो इंसानों के बीच में झगड़ा चल रहा है, एक की चीज किसी और ने ले ली है, तो जस्टिस के माने क्या होंगे? उस फलाना आदमी जिसने दूसरे की चीज चुराई है उसको निकाले और उसको जिसकी जो उसका हकदार है उसको दे दे। तो ये कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन मैन जो है यही समझता है कि जस्टिस जो है यही है। मगर इस्लाम जो है जस्टिस को जब डिफाइन करता है, तो आमतौर पर आम लैंग्वेज में हम जो जस्टिस समझते हैं उससे बढ़कर आगे कुछ और कहता है। यानी एक तो ये चीज हुई कि जिसका हक है उसको मिल जाए, ये बिल्कुल सही है। यानी जिसको जो चीज मिलनी चाहिए, जिसका जो ड्यू है उसको मिलना ही चाहिए। मगर जो गुनहगार है और उसको जो सजा दी जाती है, तो उसमें भी जो है इतनी ज्यादा ना हो कि उसके गुनाह से बहुत ज्यादा हो। हम देखते हैं कि कभी कभी आप देखेंगे कि सड़क पर कोई एक भूखा प्यासा आदमी किसी का पॉकेट मार लेता है, किसी के पैसे चुरा लेता है, तो वहां पे जो आप देखेंगे कि पब्लिक जो है उस
चोर को जिस तरह से पीटती है, यानी 50-100 लोग मिलते हैं और एक आदमी को इस तरह से बेरहमी से पीटते हैं, वो सोचते नहीं कि उसने किस हाल में उस चीज को चुराया होगा, या उस बच्चा है, औरत है, बूढ़ा है, ये सारी चीजों का जो इन सारी चीजों को जो है नजरअंदाज करते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज आपको नजर आएगी बाजारों में, यानी एक आदमी के ऊपर 100-50 आदमी जो है टूट पड़ते हैं। क्या ये जस्टिस है? यानी जिसकी चीज है, जिसका हक है, वो तो उसको मिल जाता है, मगर जिसने गुनाह किया है उसके साथ जो है नाइंसाफी भी होती है। तो इस्लाम जो है अदल की बात करता है, यानी इंसाफ की जब बात आती है इस्लाम में, तो इस तरीके से बात करता है कि हर पार्टी के साथ में जो है बराबरी का मामला हो, अदल का मामला हो, यानी जिसने जो है गुनाह किया है उस पर भी जो है जुल्म ना हो, और जिसको जो हक मिलना है वो भी बराबर उसका हक उसको मिल जाए। तो इस्लाम का जस्टिस का माने जो है बहुत वसी है, बहुत परफेक्ट है, यानी उसके अंदर स्लाइड 1% की भी गुंजाइश नहीं कि कहीं पे भी फ्लॉ हो। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि हम जो है हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, मेड्स हो या सर्वेंट्स हो या ऑफिस में हमारे पास जो स्टाफ काम करते हैं, उनके काम के बदले जो है हमको उनको जो है उनकी सैलरी पे करते हैं, उनके वेजेस पे करते हैं। मगर करते क्या है कि हम काम के बदले पेमेंट तो करते हैं, मगर जो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, जो उनकी डिग्निटी को जो है हार्म पहुंचाते हैं, यानी उनको जो है कमतरी दिखाते हैं उनकी, तो ये एक किस्म का जुल्म ही है। यानी आप जो है किसी को काम के बदले उसका सैलरी दे रहे हो, ये हक है उसका, मगर उसके बदले आप उसको जलील भी कर रहे हो, तो ये इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है। अगर कॉमन लैंग्वेज में कहा जाए तो कोई इंसान आपके साथ काम करता है, उसके बदले उसको पेमेंट कर दिया, तो उसके साथ वो इंसाफ हो गया। मगर आप जो उसके साथ उसकी डिग्निटी को छेड़ रहे हो, यानी उसको जलील कर रहे हो, तो ये इस्लाम की नजर में तो इंसाफ नहीं है। तो हम जो बात करेंगे वो इस बुनियाद पे बात करेंगे कि आमतौर पर दुनिया में जो है इंसाफ को लोग क्या समझते हैं, और इस्लाम क्या पर्सपेक्टिव देता है, क्या डायरेक्शन देता है इंसाफ के मामले में। तो ये एक डिफरेंस है जहां तक इंसाफ का सवाल है कॉमन लैंग्वेज में, और इस्लाम जो इंसाफ सिखाता है। अब इनजस्टिस जो होती है ये कहाँ पे होती है? कुछ इनजस्टिस का दायरा जो है बहुत बड़ा है, मतलब कहीं पे भी किसी के साथ भी हो सकती है, मगर इसको हमने ब्रॉड इसमें जो है कैटेगराइज किया है कि अलग अलग फॉर्म के इनजस्टिस जो होती है वो कहाँ कहाँ हो सकती है। एक तो है सोशल इनजस्टिस होती है, ये सोशल इनजस्टिस होती है सामाजिक, समाज के अंदर जो है ये इनजस्टिस जो पाई जाती है, ये है सोशल इनजस्टिस। फिर है इकोनॉमिक इनजस्टिस। इकोनॉमिक मतलब माशी, माशी मतलब हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाते हैं, यानी कारोबार करते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पे भी हम डिस्पैरिटी देखते हैं। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई काम करता है मगर उसको रिटर्न्स नहीं मिलते, कोई हल्का सा कुछ काम कर ले तो उसको बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, यानी वो इनजस्टिस फाइनेंशियली, यानी पैसों के मामले में, माशी मामले में जो इनजस्टिस देखते हैं वो इकोनॉमिक इनजस्टिस होता है। फिर पॉलिटिकल इनजस्टिस में, सियासी मामलों में भी जो है हमको इनजस्टिस दिखाई देता है। फिर जो है एथिकल, यानी मॉरली कोई चीज सही या गलत जो होती है उसको हम एथिकल, एथिक्स माने जो है मॉरल्स, यानी मॉरली किसी चीज को सही या गलत में फर्क करना जो है वो एथिक्स है। एथिक्स मतलब आपको मॉरली करेक्ट जो होता है वो एथिकल होता है, और जो मॉरली इनकरेक्ट होता है वो अनएथिकल होता है। फिर जेंडर के बेसिस पे भी मेल और फीमेल में भी डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं, औरतों और मर्दों के बीच में जो है ना डिफरेंसेस, और जेंडर के बेसिस पे भी जो है हम जुल्म देखते हैं। कहीं पे मर्द औरतों पे जुल्म करते हैं, कहीं पे औरतें मर्द पे जुल्म करती है, तो कहीं पे जो है लड़के लड़की में फर्क किया जाता है। इस तरह की चीजें भी हम देखते हैं। फिर जो है जुडिशियल इनजस्टिस, यानी इंसान जब एग्रीव्ड होता है, इंसान जब जुल्म का शिकार होता है, तो वो क्या करता है? वो जाता है अदालत। अदालत जाने के बाद जो है वहां पे उसको इंसाफ नहीं मिलता है, तो फिर क्या करें? दुनिया के अंदर जो है जुल्म ज्यादती होती है और उसको इंसाफ नहीं मिलता, मगर
आखिरत में जो है इंसाफ होना जरूरी है, तय है। यानी ऑन द डे ऑफ जजमेंट हर एक के साथ जो है बिल्कुल सही इंसाफ होगा। और दुनिया के अंदर भले ना इंसाफी हो, मगर दुनिया के अंदर जो है इस ना इंसाफी को खत्म करने की हमारी पूरी कोशिशें होनी चाहिए। फिर जो है एनवायरमेंटल इंजस्टिस भी होता है, यानी हम अपने फायदे के लिए, अपने कंफर्ट्स और लग्जरीज के लिए जो है जिस तरह से हम एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये भी जो है अल्लाह की दी हुई नेमत है। एनवायरनमेंट जो है, नेचर जो है अल्लाह का दी हुई नेमत है हमारे लिए, और ये हमारे फायदे के लिए ही है। मगर हम इनके साथ भी जो है जुल्म ज्यादती करते हैं, जिसका हिसाब हमें देना होगा। उसके अलावा इंसानों के अलावा और भी कई मखलूक़ात दुनिया में पाई जाती हैं, तो उनके साथ भी इंसान जो है जुल्म ज्यादती करता है, ना इंसाफी करता है उनके साथ भी। तो इसके ऊपर जो है इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। ये सोशल जस्टिस जो है, सामाजिक इनजस्टिस, समाज के अंदर जो इनजस्टिस होता है, सोशल जस्टिस यानी समाज के अंदर जो इंसाफ हो, अदल हो, मगर इनजस्टिस जो होता है वो ब्रॉडली किन बुनियाद पे होता है, किस बुनियाद पे होता है, इसको हम देखेंगे। एक तो है कास्ट सिस्टम। कई मजहब है ऐसे हैं, खास करके हिंदुस्तान में जो है ऐसे मजहब पाए जाएंगे कि जिसमें आपको जो है मजहब के अंदर भी जो है कैटेगरीज बनाई गई हो। यानी इंसान जो है बड़ा और छोटा उसके अखलाक की वजह से नहीं, बल्कि उसकी पैदाइश की वजह से पाया जाता है। यानी कास्ट सिस्टम, कोई जो है फलाना घराने में पैदा हुआ तो वो निचली जात का है, कोई बड़े घराने में पैदा तो ऊंची जात का है, उसके अखलाक से, उसके किरदार से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कास्ट बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर है रीजन, जोग्राफिकल रीजन के बेसिस पे भी जो है, यानी हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, अलग अलग रीजन हैं, तो उसके अंदर जो है रीजनल बेसिस पे भी जो है जस्टिस के ऊपर हम बात करेंगे। फिर है लैंग्वेज की बुनियाद पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। अलग अलग जुबानें बोलने वाले जो है लोग हैं, और आप देखें किसी पर्टिकुलर जुबान को बढ़ावा मिलता है, किसी पर्टिकुलर जुबान को जो है गिराने की कोशिश की जाती है। फिर जो है क्लास, आप एलाइट क्लास हो या लोअर क्लास हो, यानी क्लास के बेसिस पे भी जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी नाइंसाफी जो है क्लास के बेसिस पे भी होती है। फिर है रेस, आप किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं उसके बेसिस पे भी जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर जो है रिलीजन, मजहब के नाम पर भी जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये बहुत ही कॉमन चीज आपको नजर आएगी। यानी आपको आज की तारीख में जो है पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नजर आएगा तो वो है मजहबी बुनियाद पर जो है काफी डिस्क्रिमिनेशन हर जगह पे हो रहा है। उसके अलावा जो है एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, यानी सबको पढ़ने का बराबर का हक नहीं है। हिंदुस्तान में आप देखेंगे देयर इज एक्ट, RTE एक्ट है, यानी हर इंसान जो है बराबरी का हक रखता है पढ़ाई लिखाई का। मगर हम देखते हैं कि एजुकेशनल बेसिस पर भी जो है लोगों के साथ नाइंसाफी होती है। तो इस पे भी हम डिटेल में आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। हिंदुस्तान में जो कास्ट सिस्टम जो पाया जाता है, ये क्या है, आपने फिल्मों में या टेलीविजन प्रोग्राम्स वगैरह में या किताबों में ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हिंदू मजहब के कास्ट जो है 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इनके अंदर भी अपने अपने जो है कैटेगरीज होंगे, मगर ब्रॉडली हम जो डिस्कस करते हैं ये 4 बड़े कास्ट जो है, यानी आपको ब्राह्मण्स के अंदर भी अलग कैटेगरीज मिलेंगे, क्षत्रिय के अंदर भी अलग कैटेगरीज मिलेंगे, तो लोवेस्ट कास्ट के अंदर भी अलग कैटेगरीज मिलेंगे। मगर ये ब्रॉड कास्ट जो सिस्टम जो है इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इस कास्ट सिस्टम के बेसिस के हिसाब से इनका ये मानना है कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म के जो है सर से पैदा हुआ है, और इसलिए जो है वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, हाई क्लास है, हाई कैटेगरी है। यानी दुनिया के अंदर जो शख्स ब्रह्म के सर से पैदा हुआ है वो समझते हैं कि ये दुनिया के ऊपर जो है सबसे टॉप पोजीशन पे होना चाहिए इनको, और वो प्रिस्ट कैटेगरी है। फिर जो है क्षत्रिय,
इनका मानना यह है कि ये ब्रह्म के जो है बाजू से पैदा हुए हैं। क्षत्रिय जो है वॉरियर्स, इनका काम जो है प्रोटेक्ट करना, डिफेंस करना, मिलिट्री यानी आप वॉर करना, ये वॉरियर्स हैं, डिफेंडर्स हैं, प्रोटेक्टर्स हैं। और तीसरी कैटेगरी जो है वैश्यस, ये जो है कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, मर्चेंट्स हैं। वो जो है समझते हैं कि ये ब्रह्म के थाई से पैदा हुए हैं, जान से पैदा हुए हैं। और जो ब्रह्म के पांव से पैदा हुए हैं उनको जो है ये शूद्रास कहते हैं, यानी ये निचली जाति वाले। ये इनका जो है कॉन्सेप्ट है इंसानों के ताल्लुक से। जबकि इस्लाम कहता है कि हर इंसान आदम और हवा की औलाद है, हर इंसान बराबर है, किसी में कोई फर्क नहीं है सिवाय उसके तकवे के, यानी उसके पाइटी के बेसिस पर ही इंसानों में फर्क होगा। बाकी जो है यानी अखलाक की बुनियाद पर और उसके पाइटी, उसके तकवे की बुनियाद पर जो है इंसान बड़ा या छोटा होगा। ना कि वो किसी छोटे घराने में पैदा हो या ना कि किसी वो बड़े घराने में पैदा हो, इसके बेसिस पे जो है इंसानों में डिफरेंसेस नहीं पाए जाएंगे। तो खास करके देखेंगे हम आदिवासी और दलित जो है हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही दबे हुए और कुचले हुए हैं। ये आदिवासी जो है ये ओरिजिनल इंडिजिनस पीपल है यहाँ पे हिंदुस्तान में, जो बड़ी बड़ी जमीनें, पहाड़ जो है इनके पास हुआ करते थे। वो अपनी खेती बाड़ी उसी में करके अपना गुजर बसर करते थे। इनकी जमीनों को जो है जब कॉन्कर किया गया तो इनको उनको जमीनों से बेदखल किया गया और इनको जो है एक नीचे तबके का इंसान बना के रखा गया। दलित भी जो है यानी जो निचले तबके के जो लोग जो ये समझते हैं कि उनका काम भी जो है, उन्होंने ये बताया कि आप जो है ब्रह्म के पैर से पैदा हुए तो आप जो है ऊंचा सोच नहीं सकते। आपके लिए वही काम है जैसे कि आप साफ सफाई करें, बाथरूम साफ करें, वॉशरूम साफ करें, गंदगी उठाएं। इस तरह के काम जो है इन इंसानों को दिए गए, यानी उनको जो है इंसानों को, इंसान की जो डिग्निटी होती है उससे महरूम कर दिया गया। यहाँ तक कि इनको जो है मंदिरों में जाने से रोका गया, इनको जो है पूजा पाठ करने से रोका गया। कहा कि आप जो है ब्रह्म के पांव से पैदा हुए हो, ये आपका जो है पिछले जन्मों का जो है कर्मों का फल है जो आपको मिल रहा है। यानी इस किस्म से जो है एक इंसानों ने कास्ट सिस्टम को गढ़ा हिंदुस्तान के अंदर। और अब देखते हैं कि इसकी बेसिस पे ये कास्ट सिस्टम आज मॉडर्न जमाने में, एजुकेटेड जमाने में, 21st सेंचुरी के अंदर भी जो है आपको ये कास्ट सिस्टम मिलेगा। साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, लोग जो है आज भी इस कास्ट सिस्टम को मानते हैं। और उसके मुकाबले में आप देखो कि इस्लाम कितना ब्यूटीफुल मैसेज देता है कि हर इंसान जो है आदम और हवा के औलाद है और सब बराबर है, डिफरेंस है तो बस तकवे की बुनियाद पर। तो आप देखिए कि इस्लाम का जो नजरिया है, इस्लाम का जो सीख है और इस्लाम का जो मैसेज है लोगों के लिए कितना ब्यूटीफुल और कितना जस्टिस वाला है। और यहाँ पे देखो एक इंसान के अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं उसकी पैदाइश की बुनियाद पर। फिर हम देखते हैं कि रीजनलिज्म भी जो है एक किस्म का यहाँ पे भी जो है इनजस्टिस होती है। ये जोग्राफिकल रीजन्स जो होते हैं, आप हिंदुस्तान में देखेंगे कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ लड़ रहा है। फॉर एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है गोवा कर्नाटका का जो है वाटर इशू चल रहा है, मादई इशू चल रहा है। तो यहाँ पे जो है एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ लड़ रहा है। फिर ऐसे मुख्तलिफ स्टेट्स हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। आप सरकारों को देखेंगे कि सरकार जो है पर्टिकुलर स्टेट को फेवर करती है, पर्टिकुलर स्टेट को फेवर नहीं करती है। और स्टेट्स के अंदर भी जो है आप देखेंगे कि एक स्टेट के अंदर 3 अलग अलग किस्म कैटेगरी के लोग हैं तो चाहते हैं कि अपनी स्टेट अलग बने। तो हिंदुस्तान में रिसेंट एग्जांपल आप देखेंगे कि कई नई स्टेट्स बनी है, जैसे कि बिहार में जो है नए स्टेट्स बने हैं, जो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और फिर तेलंगाना, ये कई स्टेट्स जो बने हैं ये इसी बुनियाद पे बने कि इनको लगता है कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके जो है लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही या फिर उनके साथ जो है उनके डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि उनका अपना एक अलग स्टेट हो ताकि वो अपना प्रोग्रेस, अपना डेवलपमेंट के ऊपर जो है काम करें। और कई यूनियन टेरिटरीज में जो है हिंदुस्तान के जो है अलग अलग
यूनियन टेरिटरीज जो वो सेंटर से अलग होकर एक एक अपना अलग स्टेट के फॉर्म में आ गए, स्टेट बना लिए। गोवा भी जो है 1988 में जो है स्टेट बना, इससे पहले यूनियन टेरिटरी था। गोवा के अंदर भी अभी भी जो है इशू है, कोंकणी मराठी का इशू है। तो इस तरह के जो है रीजनल जो बेसिस पे जो फाइट्स हो रहे हैं वो भी जो है इस वजह से हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, या किसी को जो है डेवलपमेंट में जो है लगता है कि वो अटेंशन नहीं मिल रहा है जो बाकी स्टेट्स को या सेंटर किसी नॉर्थ के स्टेट्स को दे रहे। तो इस तरह का जो है रीजनल बेसिस पे भी जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब यहाँ पे जब रीजनल प्रॉब्लम चलती है तो होता क्या है कि ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं होती है। यानी एक मुल्क जो है अलग अलग लोगों से बना हुआ होता है, और जब डिस्क्रिमिनेशन की जो है, इनजस्टिस की जो फीलिंग जब पैदा होती है तो यूनिटी को तोड़ती है। तो ये चाहिए कि सरकार को भी चाहिए कि जब सेंटर में या स्टेट में जो भी सरकार बनती है तो वो जो है हर एक के साथ इंसाफ करे, बराबरी का सलूक करे, हर एक को जो है प्रॉपर इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। तो इस तरह की चीजें जो है पैदा नहीं होगी। वरना अगर आपका डिस्क्रिमिनेशन होगा रीजनल बेसिस पे भी, तो फिर वो कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, नेशन की यूनिटी के लिए भी जो है बहुत बड़ा नुकसानदेह चीज होती है। एजुकेशनल इनजस्टिस जो होता है, बेसिकली हम देखते हैं कि आप ये पिक्चर देखिए, स्क्रीन पर एक पिक्चर देखिए। यहाँ पे जो है देखो, इक्वलिटी और इनजस्टिस में फर्क दिखाया गया है। इक्वलिटी जो है देखो, तीनों को जो है बराबर साइज का जो है टेबल दिया गया है जिसपे 3 बच्चे खड़े हैं। इक्वलिटी की बात अगर करें तो वो बराबर है क्योंकि तीनों को इक्वल साइज का टेबल दिया गया है। मगर एक बच्चा जो है छोटा है, उसे वो मैच नजर नहीं आ रहा है, तो उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इक्वलिटी तो है मगर इंसाफ नहीं हो रहा है। तो आप दूसरे पिक्चर में देखें, जो बड़ा बच्चा है उसका टेबल जो है छोटे बच्चे के पास दिया गया है और वो अब देख रहा है, तो तीनों के साथ जस्टिस हो रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, घर में जो है आप भाई बहन है, लड़का और लड़की, आपको जो है स्कूल शूज चाहिए तो आपके अब्बा जो है आपको जो है स्कूल शूज लाते हैं। लड़के के लिए भी वही शूज, लड़की के लिए भी वही शूज। अगर आप इक्वलिटी की बात करें तो बराबर है कि दोनों को जो है सेम शूज मिल गए। मगर इंसाफ की बात करें तो नहीं हुआ, क्योंकि लड़की लड़कों के शूज नहीं पहन पाती है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है इक्वलिटी और जस्टिस के अंदर। यानी जिसको नॉट नेसेसरी कि इक्वलिटी जो है हमेशा जस्टिस प्रूव करें, मतलब इक्वलिटी के अंदर भी इनजस्टिस हो सकता है। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है एजुकेशन के मामले में भी जो है ऐसा ही कुछ हुआ है। तो सब कम्युनिटीज जो है एक जैसा जो है एजुकेशन नहीं पाती है। यानी एक तो जो है एजुकेशन को प्राइवेटाइज भी किया गया है, एजुकेशन को महंगा भी किया गया है। तो ये एजुकेशन जो है सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अफोर्ड कर पाते हैं, जबकि एजुकेशन को प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को जो है देखना चाहिए कि मुल्क का हर शहरी, हर सिटीजन जो है, हर बच्चे को जो है प्रॉपर एजुकेशन मिले, प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, ताकि वो पढ़ लिख कर जो है अपने बराबरी की पोजीशन पे सोसाइटी में, समाज में काम करे। मगर होता क्या है कि प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में जो है कई अच्छे स्कूल्स जो है बहुत महंगे होते हैं, और सरकारी स्कूलों की हालत आप देखेंगे कि उसमें जो है उनका एजुकेशन लेवल इतना कम होता है कि उसके अंदर अच्छे टीचर्स भी नहीं होते हैं, और उसके अंदर वही बच्चे जो जाते हैं जो बिल्कुल कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी अच्छे स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बच्चे वहां पे जाते हैं और उनकी सारी जिंदगी जो है उसी गुर्बत में गुजरती है। यानी अच्छा एजुकेशन नहीं पाते हैं, अच्छे जॉब्स नहीं मिल पाते हैं उनको। तो ये एजुकेशन के अंदर डिफरेंस आप देखेंगे। और कास्ट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर था, माफ करना, कास्ट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर है, उसके अंदर जो है आप देखेंगे कि अपर क्लास जो है, प्रिस्ट क्लास जो है, वो समझती है कि जो निचला तबका जो है, दलित, इनके पास नॉलेज ना आए। यानी दलित का काम अगर वो नॉलेज लेता है तो यानी वो मजहब की खिलाफ वर्जी कर रहा है, मजहब के खिलाफ काम कर रहा है।
तो यहाँ पे देखो आप कि ये मेंटालिटी इंडिया में आज भी मौजूद है कि दलित जो है वो अच्छा एजुकेशन ना ले। यहाँ पर उसके अलावा कई और मजहब के लोग भी जो हैं जिनके साथ ये ज्यादती हो रही है कि उनको एजुकेशन जो है फैसिलिटीज प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की जा रही है। और इसीलिए जो है हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है, रिजर्वेशन जो रखा जाता है यानी स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो निचला जो तबका है, डिप्राइव्ड क्लास है, उनको जो है रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि वो भी जो है पढ़ लिख कर समाज में बराबरी की पोजीशन पे आ सकें। और हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि आजकल जो है इसके ऊपर बहुत जोरों शोर से जो है बात की जा रही है कि रिजर्वेशन जो है ये नाइंसाफी है उन लोगों के लिए जो डिजर्विंग है और इसको खत्म होना चाहिए। बल्कि हकीकत ये है कि बहुत बड़ी कैटेगरी जो है हिंदुस्तान के अंदर लोगों की आबादी ऐसी है जिनको डिप्राइव किया गया और इन्हें एक हेल्पिंग हैंड देने की जरूरत है और रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है। मगर यहाँ पर जो है जो अपर क्लास जो है वो इस रिजर्वेशन के खिलाफ एक किस्म से जो है माहौल बना रही है कि ये रिजर्वेशन जो है इनइक्वालिटी पैदा करता है। मेरिट के बेसिस पे लोगों को जो है नौकरियां मिलनी चाहिए, मेरिट के बेसिस पे लोगों को एजुकेशनल एडमिशंस मिलने चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि लोगों को डिप्राइव किया गया है। उनको अपलिफ्ट कराने के लिए रिजर्वेशन की बहुत सख्त जरूरत है। और इस एजुकेशन के बेसिस पर ही जो है ना लोगों को हम यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा जाता है। यानी जिनका एजुकेशन ठीक ठाक नहीं होता है, जिनको फैसिलिटीज नहीं मिलते हैं, वो समाज में अपने हक के लिए बात करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। उनकी कम्युनिटीज के साथ जो है जो ज्यादतियां हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने की भी कैपेसिटी नहीं रखते हैं और पूरी जिंदगी जो है अपनी एक सेकंड क्लास सिटीजन बन के जो है गुजार लेते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस जो है उसके अंदर जो है हम देखेंगे लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है, फिर जो है इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है, करप्शन है, पॉलिसीज फेवरिंग कॉर्पोरेट्स। यानी ये कैपिटलिज्म का आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा जाल बिछाया हुआ है पूरे मुल्क दुनिया के अंदर, मुल्क नहीं पूरे दुनिया के अंदर जो है कैपिटलिज्म ने जो है एक ऐसा इतना बड़ा जाल बिछाया है कि आप देखो खास करके हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे ये रेशियो दिखाया गया है कि हिंदुस्तान की वेल्थ किस तरह से लोगों में डिवाइडेड है। देखो 1% लोग जो है आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के वेल्थ पर कब्जा है उनका, सिर्फ 1%। यानी जितनी पॉपुलेशन है 135 करोड़ के आसपास हिंदुस्तान की आबादी है, उसमें सिर्फ 1% आप कैलकुलेट करके देखो कितने लोग होंगे जो हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा वेल्थ को पकड़े हुए हैं, उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। फिर बैलेंस आप देखेंगे 9% लोगों के पास कितना हिस्सा है, 40% लोगों के पास कितना हिस्सा है, और 50% हिंदुस्तान की आबादी जो है एकदम छोटा सा नीचे निचला रेड इसमें मार्क है देखो। यानी ये इनइक्वालिटी जो है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है पाई जाती है हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में आप ये इनइक्वालिटी पाएंगे। तो ये होता है इकोनॉमिक इनजस्टिस। तो लेबर एक्सप्लॉयटेशन, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम, करप्शन, पॉलिसीज फेवरिंग कॉर्पोरेट्स, तो ये कुछ चीजें जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में, इकोनॉमिक इनजस्टिस में आती है। लेबर एक्सप्लॉयटेशन जिसकी हमने बात की, उसमें क्या होता है, आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। आप ब्रांडेड शूज पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड चीजें जो है आप इस्तेमाल करते हैं। ये बनती कहाँ पे? फैक्ट्रियों में बनती है। चाहे आपके जूते हो, चाहे आपका मोबाइल फोन हो या कोई और चीज हो, ये बनती फैक्ट्रीज के अंदर है। और इस पर दिन रात जो लेबरर्स काम करने वाले जो होते हैं उनको सैलरी जो है बहुत मामूली से मिलती है। आप गोवा के अंदर भी किसी फैक्ट्री में जाकर देखिए, किसी वर्कर को जो है सैलरी 8,000 10,000 के ऊपर सैलरी मिलती नहीं है। यानी बहुत सस्ते में जो है इनको पैसे कम, बहुत कम पैसे देके इनके साथ जो है काम लिया जाता है, इनसे काम लिया जाता है। और उस प्रोडक्ट का जो ऐड करने वाले जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देखेंगे कि कई सेलिब्रिटीज हैं, इनको जो है एक 5 सेकंड 10 सेकंड या 15 सेकंड का ऐड करते हैं टीवी पे, और एक करोड़ों में उनको पे किया जाता है। एक एक्टर आता है और जूतों का ऐड करता है, कोई एक्टर आता है
फोन का ऐड करता है, कोई एक्टर आता है सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड करता है, और एक ऐड जो है 10 या 15 सेकंड के ऊपर होता नहीं है, मगर उनको जो पेमेंट जो दिया जाता है मार्केटिंग के लिए वो करोड़ों में होता है, और जो दिन रात पसीना बहाकर काम करते हैं उनको जो है मामूली सी रकम दी जाती है। तो क्या ये इंसाफ है? क्या ये लोगों के मेहनत के हिसाब से उनका जो है रिवॉर्ड दिया जा रहा है? तो ये लेबर एक्सप्लॉयटेशन में आता है। कई ऐसी जगह है जहाँ पे जो है लेबरर्स को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दी जाती है, उनके हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जाता है, उनको बाथरूम की फैसिलिटी नहीं होती है। यहाँ तक कि आप देखें कि ये एक पोल्ट्री वर्कर्स जो है, यहाँ इनको बाथरूम तक जाने की आज़ादी नहीं है, तो उन्हें कहा जाता है कि आप डाइपर्स पहन लीजिए ताकि आपका टाइम बच जाए, कि आप जो है बाथरूम जाने का जो टाइम आपका जो वेस्ट होता है, यानी इस किस्म से भी जो है लोगों को जो है इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जाता है। इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, यानी पैसे का लालच और पैसे का जो इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है इनके अंदर कि इसके आगे जो है इंसान की जो है डिग्निटी, इंसान की जो है इसकी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी कोई अहमियत नहीं है, यानी इतना ज्यादा इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जो है करप्शन, ये करप्शन होता क्या है? आप देखें कि एक दुनिया के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है और बड़े बड़े जो कारोबारी है, इनका जो मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है नेचुरल रिसोर्सेस है या ज्यादा से ज्यादा दौलत है, वेल्थ है, इसको हासिल किया जाए, इस पर अपना कब्जा रहे। और इसमें जो है आप देखेंगे कि नेता लोग, पॉलिटिशियंस जो है मदद करते हैं, और एक गरीब का जो है खून चूस कर, आप ये पिक्चर में साफ आप समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है, यानी गरीब लोगों का जो है खून चूसा जा रहा है। और इसी तरह से हर जगह पे जो है काम हो रहा है। आप कहीं पे भी अपना काम करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपसे रिश्वत मांगी जाती है, आपका काम आगे बढ़ता नहीं जब तक कि आप जो है उसे रिश्वत ना दें। कई जगहों पे ऐसा, अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे कि आसाम में जो है एनआरसी हुआ था। एनआरसी में कई लोगों के पास जो है डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं थे, तो डॉक्यूमेंट्स को ठीक कराना था, तो गरीब लोगों के पास जो है पैसा लूटा गया। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स को ठीक कराने के लिए एक एक ऐसे भी केसेस है जहाँ पे आदमी जो है ट्रेवल करके 500-600 किलोमीटर दूर जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक कराने के लिए। इतना पैसा मांगा जाता है कि छोटा उसका घर बार खेती जो भी होती है वो बिक जाता है, वो बेच देता है, सिर्फ किस लिए उसका डॉक्यूमेंट ठीक हो जाए और वो हिंदुस्तान का शहरी साबित हो। यानी इस किस्म का जुल्म होता है जहाँ पे ब्राइबिंग की वजह से जो है लोग अपना घर बार खेती बाड़ी सब कुछ बेच देते हैं। और ये करप्शन जो है एक लालच की वजह से ही है, यानी गरीब को लूटना और अमीरों के जो है जेब में पैसा डालना। और तकरीबन दुनिया की हर सरकार यही कर रही है, हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की पार्टी की भी सरकार हो, ये करप्शन हम आम तौर पर देखते हैं, हिंदुस्तान में भी देखते हैं। तो इस पर भी जो है, ये नाइंसाफी पर भी जो है बात होना जरूरी है। रिच और पुअर गैप, हमने जो अभी आपको एक मैप दिखाया था हिंदुस्तान का, जिसके अंदर जो है अमीर और गरीब के बीच में एक फर्क दिखाने की कोशिश की थी। यानी एक आदमी के पास इतना बड़ा घर है कि वो कई कई साल तक अपने दूसरे कमरे में पहुंचता नहीं है। यानी आप देखेंगे एक तरफ बहुत बड़ी बिल्डिंग है, रिहायशी बिल्डिंग है, देखो उसके अंदर ये एक फैमिली का घर है और इतने सारे फ्लोर्स हैं उसके अंदर, इतने सारे कमरे हैं। यानी वो आदमी जो है कई कई साल तक एक कमरे से दूसरे कमरे को देखने के लिए पहुंचता भी नहीं है। इस किस्म की जिंदगी भी है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे झोपड़ियां, यानी स्लम्स, जहाँ पे जो है एक छोटे से कमरे के अंदर 8-10 लोग रह रहे हैं, न ढंग की छत है, न ढंग का खाना पीना है। तो ये डिस्पैरिटी जो है, ये नेचुरल रिसोर्सेस सब, इस पर सबका हक बराबर होना चाहिए। हर इंसान दुनिया के अंदर जो पैदा हुआ है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबके लिए बनाए हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े आदमी के लिए बनाए हैं या छोटे आदमी के लिए नहीं। तो ये डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हम देखते हैं। इंसानों की अपनी पॉलिसीज इस तरह से डिजाइन की गई है
इंसानों ने अपने जो है काम करने के जो आइडियोलॉजीज है, मतलब इस किस्म की पॉलिसीज बनाई है कि पैसा जो है ऑटोमेटिकली जो है अमीरों के जेब में चला जाता है और गरीब जो है और गरीब होता चला जाता है और मायूसी में अपना जिंदगी बसर करता है। पॉलिटिकल इनजस्टिस भी आप देखते हैं, यानी एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, आप हिंदुस्तान में अब इलेक्शन होता है, आप किसी फलाना पर्टिकुलर पार्टी को वोट देकर जिताते हैं, मगर रातों रात जो है इस पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, अलग से गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, लोगों का मैंडेट का कोई मायने नहीं रखता है, यानी पावर शेयरिंग में भी इम्बेलेंस होता है, और जो कायदे कानून बनाते हैं वो भी जो है लोगों के खिलाफ कई कानून का जो है गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। कई लोग जो है आज जेलों में बंद है टेररिज्म के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे या राइटिंग के नाम पे, और झूठे केस फैब्रिकेट किए जाते हैं और उन्हें जेलों में बंद किया जाता है। ये मिसयूज ऑफ पावर, पॉलिटिक्स में जो आपको पावर मिलता है इसका जो है आप पूरे तरीके से मिसयूज करते हैं लोगों को सताने के लिए, अपना पावर बनाए रखने के लिए। 5 मिनट में जो है हम इस डिस्कशन को खत्म करेंगे और फिर 10 मिनट जो इंशाल्लाह सवाल जवाब के रखेंगे, और बचा हुआ जो सेशन है ये आज का अगले संडे को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो इस सेशन के लिए हम 2 संडे इंशाल्लाह लेकर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो एथिकल जो जस्टिस की बात जब होती है तो इसके अंदर जो है हम देखते हैं कि इंसानों के साथ किस तरह का सुलूक किया जाता है। इंसान एक जो है ऑनर्ड, मतलब अशरफुल मखलूकात है, मगर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ क्या करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी इंसान को बेच देता है किसी गलत काम के लिए, जो है पैसों के लिए जो है इंसान को बेच देता है, फिर जो है गुलाम बना लेता है। इस्लाम ने जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामी को खत्म किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे आज भी आप पाएंगे कि लेबरर्स को जो है गुलामों की तरह रखा जाता है, यानी बॉन्डेड लेबर, बांध कर रखा जाता है। फिर मर्सी किलिंग, इंसान को कोई हक नहीं किसी की जान लेना, मगर हम देखते हैं कि किसी पर रहम करने के नाम से भी जो है इंसान मार देता है किसी को। जैसे हॉस्पिटल में कोई आदमी बहुत बुरी तरह से बीमार है, बीमारी अल्लाह की तरफ से है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर हम देखते हैं कि कई जगहों पर ऐसा होता है कि उस पर रहम करने के लिए उसे दवाई देकर मार दिया जाता है, या फिर ऑनर किलिंग के नाम से मार दिया जाता है। ऑनर किलिंग होता क्या है कि घर का कोई मेंबर अगर घर की बदनामी करे, खास करके लड़कियों के मामले में ये करते हैं, और खास करके जो है ये आपको हिंदुस्तान के ऐसे इलाकों में मिलेगा जहाँ पे जो है जहालत है इस, और इवन पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी ये बातें पाई जाती है कि घर का नाम खराब किया या घर का नाम बदनाम किया तो वो अपने ऑनर के लिए जो है इनको जो है कत्ल भी कर देते हैं। फिर एबॉर्शन होता है, यानी किसी बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार देना। फीमेल फिटिसाइड होता है, यानी मशीन के जरिए पता किया जाता है कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, और फिर अगर लड़की है तो लोग समझते हैं कि ये मुसीबत है यानी बोझ है, तो उसे पैदा होने से पहले ही, दुनिया में आने से पहले ही मार देना। फिर जो है डाउरी है, मतलब दहेज के नाम पर लोगों को मारना, लोगों का हैरास करना, लड़कियों का हैरास करना, ये सारी चीजें। देवदासी है, भगवान के नाम पे जो है औरतों को जो है उसकी सर्विस में जो है लगा देना, यानी ऐसे लोगों के साधु संत भी होते हैं, आप देखेंगे उनके लिए जो है छोड़ दिया जाता है औरतों को। फिर हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में भी आप देखेंगे औरतों को जो है गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। किसी भी एड में जो है जहाँ पे औरत की जरूरत नहीं वहां पे औरत को प्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि जो है उसकी इमेज को जो है खराब करके दिखाया जाता है। यानी इस्लाम जो है औरत को बहुत ऊंचा मकाम देती है, बहुत ऊंचा दर्जा देती है, मगर दुनिया के अंदर जो है औरतों को जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। तो
जो है इनजस्टिस हो रही है अनएथिकल सारी। फिर नेचर के साथ या दूसरे मखलूक जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बनाई उनके साथ छेड़छाड़ करना, ये सारी चीजें जो है अनएथिकल है, यानी ये एथिकल इनजस्टिस कहलाती है। तो इंशाल्लाह आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं और अगले संडे जो है इस टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे और आपके ऑनलाइन अकाउंट में जो है ये पीपीटी प्रोवाइड की जाएगी। आप जो है आप लॉग इन करके इस पीपीटी को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज जो कुछ डिस्कस किया गया है इसके ऊपर जो है आप स्टडी कर सकते हैं, अपने सवालात बना सकते हैं और नेक्स्ट संडे को जो है आप अपने सवाल जवाब के सेशन में जो है बात कर सकते हैं। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप में से किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। Sir, can you explain economic justice? जी हाँ बताओ। Can you explain me the economic justice? इकोनॉमिक जस्टिस में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली होती क्या है कि हम पूरे दुनिया के लोग जो दुनिया में जीते हैं तो एक काम करते हैं, काम करके जो है पैसा कमाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी दुनिया के अंदर चलती है। और नेचुरल रिसोर्सेज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो दिए हैं ये सब इंसानों के लिए हैं, यानी जमीन जो है ना मेरी है ना आपकी है, ये सारे इंसानों के लिए जो है नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। मगर हम करते क्या हैं, और हर इंसान की जरूरत लिमिटेड होती है, यानी जिंदा रहने के लिए खाना पीना, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़े और कुछ कंफर्ट्स, यानी लिमिटेड जरूरत होती है। मगर लालच की बुनियाद पे इंसान करता क्या है कि बहुत ज्यादा दौलत को हासिल करना चाहता है, यानी आपका हक भी मैं खा जाऊंगा, फिर आने वाले कई जनरेशंस का जो है हक हम खा जाएंगे। अगर गोवा की बात करेंगे तो गोवा के अंदर जो है माइनिंग का इश्यू था। माइनिंग के इश्यू में क्या हुआ था कि ओवर एक्सट्रैक्शन हुआ था, यानी हद से ज्यादा आप किसी नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं अपने फायदे के लिए। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं ये करते क्या है कि पैसे को अपनी तरफ खींचने के लिए जो है चीजों पर गलत तरीके से जो है अपना जो है कब्जा जमा लेते हैं। और इसकी बेसिस पे होता क्या है कि डिस्पैरिटी होती है, यानी आपका हक, आपका जिस पर हक है वो किसी और के पास चला जाता है। इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी एक उसके लिए जिम्मेदार है, यानी आपका जो है गरीबों का पैसा जो है चूस कर जो है अमीर ले लेते हैं। और इसी वजह से आप इकोनॉमिक इंजस्टिस में आप डिस्पैरिटी देखेंगे। ये बंदा जो है जिसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है तो वो कहाँ फुटपाथ पे सोता है, डस्टबिन से कुछ उठा के खाता है। लोगों ने जो खराब खाना, जो बचा हुआ खाना फेंका है डस्टबिन में, आप ऐसे कई लोग देखेंगे जो डस्टबिन से कुछ चीजें उठा के खाते हैं। और ऐसे कई शादियां देखेंगे आप जहाँ पे जो है आलिशान टेबल सजे होते हैं और खाने का जो है वेस्टेज की जाती है, खाने को जो है डस्टबिन में फेंका जाता है। यानी इंसान अपनी जरूरत से ज्यादा इतना खाना बना लेता है कि उसको फेंक देता है, और एक इंसान जो है भूखा है 2-2 दिन से 4-4 दिन से, उसको डस्टबिन से निकाल के खाना पड़ रहा है। यानी ये इनइक्वालिटी है। ये क्यों है? क्योंकि एक इंसान के पास इतना ज्यादा है कि वो उसकी जरूरत से बहुत ज्यादा है और वो वेस्ट करता है, और एक इंसान के पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये डिस्पैरिटी आपको दुनिया के हर कोने में नजर आएगी। समझ में आया आपको? Yes. किसी और का सवाल? I had a question. जी Tampering or meddling with the nature of a being से मतलब? नेचर ऑफ बीइंग मतलब आप जानवरों पे भी जुल्म करते हैं ना। कभी कभी होता यह है कि रोड बनाते हैं हम डेवलपमेंट के नाम पर। नेचुरल ये है, क्या कहते हैं, नेचर जो है कई हजारों पेड़ भी काट देते हैं। फिर जो है
जानवरों के साथ गलत सलूक करते हैं, यानी अपने एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो है हम कई कई ऐसे गेम्स करते हैं जहाँ पे जानवरों को लड़ाते भी हैं, यानी उनके साथ इस तरह का सलूक करते हैं हम कि इट इज अनएथिकल, इट इज मॉरली नॉट करेक्ट। Sir, I have a question. ये Can you repeat the political justice? पॉलिटिकल जस्टिस में जो है आप हिंदुस्तान के इसमें ही देखो, मतलब रोशनी में ही देखो कि ये इलेक्शन जो होते हैं हमारे, ये एक्चुअली होता कैसे है कि हम पर्टिकुलर पार्टी को वोट करते हैं, और आप देखेंगे इलेक्शन के अंदर भी इस किस्म से पैसे का बहाव होता है कि हमारे वोट का, हमारे चाहत का, हमारे मैंडेट का कोई मायने नहीं रखता। फॉर एग्जांपल जो ज्यादा ताकतवर होता है वो पैसे का भी इस्तेमाल करता है और पावर में आने के लिए जो है गलत तरीके से पावर में भी आता है। कभी कभी ऐसे भी देखते हैं हम कि हमने जिस पार्टी को इलेक्ट किया है या जिस कैंडिडेट को इलेक्ट किया है वो जीतने के बाद किसी और के पास चला जाता है। फिर ये अपने पावर को और मजबूत बनाने के लिए ऐसे ऐसे भी कानून बनाते हैं कि आप उनके खिलाफ कुछ बात करो तो आपको जेलों में बंद किया जाता है, आप सवाल भी नहीं कर पाते हैं। तो ये मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर, मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर जो होता है, यानी यहाँ पे अदल नहीं होता, यहाँ पे इंसाफ नहीं होता, यहाँ पे जस्टिस नहीं होता है। And so, what about Devdasi and misrepresentation of women in media? देवदासी मतलब क्या होता है कि एक हिंदुस्तान में जो है इस किस्म का चीज पाई जाती है कि जहाँ पे समटाइम्स some members of the society are dedicating themselves to gods, okay, and they don't get married and all, okay। तो ये लोग जो है मजहब के काम करने के लिए जो है अपने आप को कम्प्लीटली कट ऑफ करते हैं समाज से, सोसाइटी से, और इनकी सर्विस के लिए जो है कुछ औरतों को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हम, इस्लाम कहता क्या है कि आपको जो है सोसाइटी में रहना है, शादी भी करनी है, और आपको जो है आपका पूरा सिस्टम दुनिया के अंदर जो है सोसाइटी में, समाज में रह के करना है और एक जायज तरीके से करना है। यहाँ पे होता क्या है कि कुछ मजहब ऐसे होते हैं जो दुनिया के मामलों, सोसाइटी में रहना और दुनिया से डील करना उनको लगता है कि ये गैर मजहबी है, और वो समझते हैं कि अपने आप को जो है दुनिया से कट ऑफ करना भगवान की सेवा है या धर्म की सेवा है। और ऐसे लोगों के सर्विस के अंदर जो है कुछ औरतों को प्रोवाइड किया जाता है इलीगल तरीके से, तो ये देवदासी बन के जो है उनके वहां जो है उनकी सेवा करती है। और दूसरा क्या पूछा था आपने? हाँ, वुमेन प्रोजेक्टेड मिसरिप्रेजेंटेड वुमेन, यानी Yes. औरत का जो है दर्जा बहुत ऊंचा है। इस्लाम ने जो है औरत को बहुत ऊंचा मकाम दिया है, और आप देखेंगे कई मुसलमान औरतें जो है हिजाब भी पहनती हैं। अब ये मीडिया करता क्या है कि ये जो हिजाब में जो औरत है इनको बैकवर्ड करके रिप्रेजेंट करता है, यानी ये लोग जो औरतें जो हिजाब लेती हैं, इवन दो दे आर हाईली एजुकेटेड, इट इज प्रोजेक्टेड एज इफ दे आर बैकवर्ड। और वुमेन के लिबरेशन के नाम पे, वुमेन के फ्रीडम के नाम पे जो है औरतों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि मर्दों के लिए जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट की तरफ दिखाया जाता है। आप कोई भी टीवी का एड लीजिए, ओके, या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट लीजिए, या कोई भी वुमेन ये मूवी लीजिए, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि औरतों को जो है जितना हो सके उनके कपड़े कम किए जा रहे हैं, और उनको इस तरह से बताया जा रहा है कि ये वुमेन का लिबरेशन है, वुमेन का जो है फ्रीडम है जो सोसाइटी दे रही है, मगर हालांकि वो उनको जो है प्रोजेक्ट कर रही है और मर्दों के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह जो है उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने मार्केटिंग के लिए। आप कई कंपनियों में देखेंगे कि मार्केटिंग टीम के लिए जो है खास करके लड़कियों को रखा जाता है, और उन लड़कियों को रखा जाता है जो थोड़ा ओवर स्मार्ट हो या
अपने आप को जो है हद से दूर जाके जो है उनके प्रोजेक्ट हद पार करके भी जो है उनके प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करें, इस तरह से जो है औरतों को हायर किया जाता है। बेसिकली फ्रीडम और लिबर्टी के नाम पे जो है औरतों को जो है गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। कोई और सवाल? And in social justice, it was a option. I mean, in that was a point like race, and I didn't understood that. रेस क्लास था, एक तो था, एक मिनट, I'll share the screen. कास्ट था, रीजन था, लैंग्वेज था, क्लास था, रेस, रिलीजन एंड एजुकेशन। आपका सवाल कुछ है इस पर? I want to know about race. रेस बेसिकली आपकी नस्ल जो कहते हैं। अभी अमेरिका में जो है एक काले आदमी की मौत हुई, मालूम है, मार दिया गया। एक गोरे आदमी ने काले आदमी को जो है गर्दन पे, पुलिस ने, व्हाइट पुलिस ने ब्लैक के गर्दन पे पांव रखकर उसको दबाकर जो है मार दिया। और अमेरिका और मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में जो है कई प्रोटेस्ट हुए। ये गोरा और काला इस किस्म के जो है रेस होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर नस्ल को जो है रेस कहते हैं, समझे ना? रेस मीन्स एक पर्टिकुलर नस्ल जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। गोरे लोग काले लोगों पर जो है जिस तरह से जुल्म करते हैं, ये रेसिज्म बोलते हैं इसको, रेसिज्म। यहाँ पे भी आप गोवा के अंदर भी आप इस तरह का रेसिज्म पाएंगे, जैसे कि गोवा के बाहर से आए हुए लोगों को हम जो है यानी कम समझते हैं, कुछ नामों से उनको बुलाते हैं। गोवा वाला मतलब जो है यहाँ का सुपीरियर है, इस तरह का भी सोच जो हम रखते हैं, ये भी बेसिकली एक किस्म का रेसिज्म है। सरदारों पे आप देखेंगे कई जोक बनते थे, पठानों पे जोक बनते हैं। हम उनको नीचा दिखाने के लिए जो है ना कुछ जोक्स वगैरह बना के हम शेयर करते हैं। एक पर्टिकुलर रेस के ऊपर, एक पर्टिकुलर नस्ल के ऊपर जो है हम जोक्स वगैरह बनाते हैं, और इस किस्म का जो चीजें जो होती है इसको भी जो है रेसिज्म कहा जाता है। कोई और सवाल? क्या हम क्लोज करें? अभी हम यहाँ पे सेशन क्लोज करेंगे दुआ के साथ, और इंशाल्लाह जी दुआ के साथ जो है हम इस आज के सेशन को क्लोज करेंगे। इंशाल्लाह अगले सेशन में, अगले संडे को जो है इंशाल्लाह ये सेशन कंटिन्यू होगा और इस पे और ज्यादा बातें होगी। अगर आज के सेशन में और किसी को कोई सवाल है तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह तो आप कर सकते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।